नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 5 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 5। यहाँ लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है वह 10 का गुणज अवश्य होती है। अर्थात जैसे 10, 20, 50, 100, कोई भी ऐसी संख्या की हम बात करें 0 पर समाप्त होती है वह 10 का गुणज होती है। अब यदि हम बात करें 10, तो बच्चों 10 या अंक 0 आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 यह होना जरूरी है, क्योंकि 2 तथा 5 मिलकर ही 10 अर्थात 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या यदि अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में या वह संख्या 2 तथा 5 से भाज्य होनी चाहिए। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो वह दो तथा 5 से विभाज्य होगी। अर्थात उस संख्या के गुणनखंड में 2 तथा 5 होने चाहिए। अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है अंक 6 की घात n। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 की घात n। क्या 6 की घात n में गुणनखंड 2 तथा 5 ये संख्याएं 2 तथा 5 विद्यमान है? तो हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो 6 के गुणनखंड करने पर हमें 2 संख्याएं प्राप्त होती है, 2 और 3। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि 6 की घात n के गुणनखंड करने पर हमें 2 तो प्राप्त हुआ लेकिन 5 हमें प्राप्त नहीं हुआ। और कोई भी धनात्मक संख्या 0 अंक पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 तो विद्यमान है लेकिन 5 यहाँ पर विद्यमान नहीं है। और अंकगणित आधारभूत प्रमेय यह बताती है कि यह गुणनखंड अद्वितीय है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंक 6 की घात n यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 है और अंकगणित की
प्रमेय से यह गुणनखंड अद्वितीय है। अर्थात यहाँ 5 6 की पावर n के गुणनखंड नहीं हो सकता, इसीलिए 6 की पावर अप नहीं हो सकती, इसीलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं हो सकती, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यह रहा बच्चों प्रश्न 5 का हल। आगे हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 धन 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों हम इन दोनों ही संख्याओं को देखते हैं। पहले देखते हैं, पहली संख्या हमें दी हुई है, पहली संख्या यह दी हुई है हमें, यहाँ पहली संख्या हमें दी हुई है, पहली संख्या 7 गुना 11 गुना 13 धन 13। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 यहाँ से, तो 7 गुना 11, इसे हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 7 गुना 11 हम 77 लिख सकते हैं, प्लस 1, यह हो जाएगा 13 गुना 78। अब बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य होती है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस संख्या का 13 और 78 दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, अर्थात यह संख्या 13 और 78 दोनों संख्याओं से विभाज्य है, इसीलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। यह संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ एक के अलावा दो अन्य गुणनखंड भी उपस्थित है। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या में दी हुई है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 5। यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को कॉमन लेने पर हमें यहाँ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्राप्त होता है, प्लस 5। अब इसे आगे हम हल करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 गुना 2 6, 6 गुना 4 24, 24 गुना 6, तो 24 में हम 6 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 144। अब हम 144 में 7 से गुना करते हैं तो 7 से गुना करने पर 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 0 हासिल 3, 7 गुना 1 7 और 3 10, 1008 धन 5। यहाँ पे हम 5 को जोड़ते हैं तो 5 को जोड़ने पर यह हो जाएगा 1013 गुना 5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं एक के अलावे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी एक भाज्य संख्या होगी। यहाँ यह संख्या भी
अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ एक के अलावा दो अन्य गुणनखंड भी उपस्थित है। तो यह हुआ प्रश्न क्रमांक 6 का हल। आगे हम प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर इस प्रकार से एक वृत्ताकार पाथ है। अब इस वृत्ताकार पथ से इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ पर वो इस ग्राउंड के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सोनिया और रवि दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि रवि जो कि 12 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करता है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है, अर्थात रवि की चाल सोनिया की चाल से तेज है। हम कह सकते हैं कि वे दोनों उस समय स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे जो कि 18 और 12 का एलसीएम होगा। के लिए हमें सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उसे लिखते हैं। हल दिया है सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट तथा रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबरी से 12 मिनट। अब वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर तब मिलेंगे 18 और 12 के एलसीएम के बराबर। तो इसे हम इस प्रकार से वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। एलसीएम 12 और 18 का। इतने मिनट पर वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम 12 और 18 का एलसीएम का तो इसके लिए हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है 2, 2 और 3। इसी प्रकार से यदि हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2, यहाँ पर 3 से भाग जाएगा 3 बार में, और 3 हमें प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3। इसी प्रकार से हम 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 गुना 3 की घात 2। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम 12 और 18 का यह होता है
संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो हम यहाँ पर देखते हैं 12 और 18 के सभी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यह है 2 और 3, केवल 2 ही गुणनखंड यहाँ प्राप्त होते हैं। और इन अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात देखते हैं तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तथा 3 की सबसे बड़ी घात यह भी 2 है। इसे हम हल करेंगे तो यह 2 अर्थात 4 और 3 की घात 2 अर्थात 9। 9 गुना 4 करेंगे तो यह होगा 36। वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः रवि तथा सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का हल। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।